आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस बुक से चैप्टर 8 के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रही हैं। अब हम इसमें एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी होती है। लिखा है कि आपने पहले पढ़ा है कि एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स एक जैसे होते हैं, लेकिन वे दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल अलग होते हैं। उनमें अंतर मुख्य रूप से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के कारण होता है। किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या को उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर ही किसी एलिमेंट की पहचान और उसके केमिकल बिहेवियर को निर्धारित करता है। क्योंकि एक एटम कुल मिलाकर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए उसमें मौजूद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम इसी प्रकार हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं। अब आप समझ सकती हैं कि अलग अलग एटॉमिक नंबर वाली एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी हर एक एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होती है। फिगर 8.10 को ध्यान से देखिए। बताइए कि लिथियम एटम में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और उसका एटॉमिक नंबर क्या है। फिगर के अनुसार लिथियम में 3 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स हैं और इसका एटॉमिक नंबर 3 है। नेक्स्ट बात करें मास नंबर की। जैसा कि पहले बताया गया, हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होती हैं, लेकिन उसका मास एक प्रोटॉन के मास का लगभग 4 गुना होता है। एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या को मास नंबर कहती हैं और इसे A से दर्शाया जाता है, A से डिनोट किया जाता है। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। फॉर्मूला है इसका मास नंबर इक्वल्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। क्योंकि न्यूट्रॉन्स का मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, इसीलिए हीलियम एटम का मास उसके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। कुछ एग्जाम्पल 8.3 टेबल में दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0 मास नंबर 1। हीलियम में प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, मास नंबर होगा 4। इसी तरीके से बाकी हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम यानी लगभग ना के बराबर होता है, इसीलिए मास नंबर की काउंटिंग में इलेक्ट्रॉन के मास को शामिल नहीं किया जाता। किसी एलिमेंट को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसमें लेफ्ट साइड में मास नंबर यानी A से डिनोट किया जाता है, नीचे वाली लेफ्ट साइड को एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और बीच में एलिमेंट का सिंबल लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन का सिंबल C है, एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। इसे इस तरीके से लिखा जाएगा। अब तक आपने सीखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर किस अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल यानी सेल्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बोर्ड्स के इसके लिए कुछ नियम बनाए थे। फर्स्ट नियम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n⁻², वेयर n इज द नंबर ऑफ द सेल। यानी बोर्ड्स के रूल्स के अनुसार किसी भी सेल के अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकती हैं, यह इस फॉर्मूले पर निर्भर करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2n⁻²। यहाँ n उस सेल का नंबर है, इसीलिए K सेल में अगर हम n की 1 वैल्यू पुट करती हैं तो इसमें सॉल्यूशन पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी K सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकती हैं। L सेल यानी सेकंड सेल, n की वैल्यू 2 होगी, 2 का स्क्वायर किया 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 इलेक्ट्रॉन, यानी L सेल में अधिकतर 8 इलेक्ट्रॉन रह सकती हैं। बात करें M सेल की यानी थर्ड सेल,
थर्ड का स्क्वायर करा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 इलेक्ट्रॉन, यानी m सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन रह सकती हैं। रूल नंबर सेकेंड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट सेल इज 8, यानी सबसे बाहरी आउटरमोस्ट सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकती हैं, लेकिन पहली सेल के सेल में ज़्यादातर 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकती हैं। थर्ड रूल, electrons are filled in this cell in a stepwise manner, starting from the one closest to the nucleus and moving outward in the order of K, L, M, N, यानी इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सबसे पहले वाले न्यूक्लियस में सबसे पास वाली सेल में भरती हैं, फिर उसके बाद अगले सेल में भरे जाती हैं, यानी इनका ऑर्डर K, L, M के अकॉर्डिंग भरा जाता है। एल सेल तभी भरना शुरू होगा जब के सेल पूरी तरह भर जाएगा, इसी तरह एम सेल तभी भरेगा जब एल सेल पूरी तरह भर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन के सेल में रहेगा। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट फिगर 8.11 में दिखाई गई है। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन के सेल में ही रहेंगे, क्योंकि के सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकती हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग अप एटम्स। लिखा है लेट अस क्रिएट 2 डायमेंशनल एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर वेरियस एलिमेंट बाय एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू द एप्रोप्रिएट एनर्जी लेवल ईच टाइम एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1। अब हम अलग अलग एलिमेंट्स की 2 डायमेंशनल एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। हर बार एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा तो एक नया इलेक्ट्रॉन सही एनर्जी लेवल में जोड़ा जाएगा। अलग अलग सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। टेबल 8.4 में पहले 18 एलिमेंट्स के लिए जानकारी दी गई है, जैसे सिंपल, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इस फिगर में 8.11 में इस फिगर में 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को के, एल, एम और एम सेल में दिखाया गया है, ये आप खुद देख सकते हो। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, वैलेंसी। यानी बच्चों अब हम चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। इस भाग में हम जानेंगे कि किसी एटम की दूसरे एटम के साथ जुड़ने की कैपेसिटी कैसे तय की जाती है। आपने पहले पढ़ा है कि एक ही एलिमेंट या अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। किसी एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन या क्लोरीन के कितने एटम के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, उसे उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी को हाइड्रोजन और क्लोरीन के आधार पर बताया गया है, क्योंकि दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होती है। एग्जाम्पल के लिए H2O यानी वाटर में ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ता है, इसीलिए ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 होती है। NH3 यानी अमोनिया में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ता है, इसीलिए नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 होती है। बात करें MgCl2 की यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम 2 क्लोराइन एटम से जुड़ा होता है, इसीलिए मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 होती है। इन एग्जाम्पल्स से पता चलता है कि किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितने हाइड्रोजन या क्लोरीन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम जानेंगे कि किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे तय की जाती है। लिखा है कि एटम की सबसे बाहरी सेल को वैलेंस सेल कहा जाता है। इस सबसे बाहरी सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यदि किसी एटम की सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसे ऑक्टेट कहते हैं, यानी वह कंप्लीट है। जिन एलिमेंट की वैलेंसी सेल पूरी तरह भरी हुई होती है, यानी ज़्यादा मैक्सिमम एलिमेंट्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वे स्टेबल होते हैं और वह बहुत कम रिलेटिव होती हैं। यहाँ कहा गया है कि जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी सेल पूरी भरी होती है, जैसे कि किसी एलिमेंट में
8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इनके सेल पूरी तरीके से भर चुके हैं, तो वे ज़्यादा स्टेबल होती हैं और बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। दूसरी तरफ जिन एटम की वैलेंस सेल पूरी नहीं होती वे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स अपनी वैलेंस सेल पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन खोते हैं, लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करती हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई एलिमेंट्स गेन, लॉस या शेयर करता है उसी नंबर को उसकी वैलेंसी कहती हैं। यदि किसी एलिमेंट की वैलेंस सेल में कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वह स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स खोने की कोशिश करता है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज़्यादा है तो एलिमेंट ऑक्टेट यानी अपनी संख्या पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,1, यानी फर्स्ट सेल में 2 भरेगा, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खोकर अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, यानी वह स्टेबल हो सकता है अगर वो अपना लास्ट वाली सेल से अपना 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो इसके बाकी 2 सेल पूरी तरह भरे हुए मिलेंगे। इसीलिए सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। दूसरी ओर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ इसकी वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाली सेल में। इसीलिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, इसीलिए इसकी वैलेंसी 2 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन की वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स ना तो प्राप्त करता है और ना ही खोता है, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में आ चुका है। इसलिए कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कुछ कंपाउंड्स नॉर्मली वैलेंसी रूल का पालन करते हुए नहीं दिखाई देते, इनके बारे में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। अब सोचिए कि जिन एटम्स की वैलेंसी सेल में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या वे इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेंगे? जवाब है इसका नहीं, क्योंकि उनका ऑक्टेट पहले से ही पूरा हो चुका है और ये एलिमेंट पहले से ही स्टेबल हैं। ऐसे एटम्स नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स ना तो खोते हैं और ना ही प्राप्त करते हैं। अब टेबल 8.4 को देखकर हर एक एलिमेंट की वैलेंसी निकालिए। आपने सीखा है कि किसी एलिमेंट के सभी एटम्स में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। क्या न्यूट्रॉन्स की संख्या भी हमेशा एक समान होती है? साइंटिस्ट ने पाया कि एक ही एलिमेंट में के अलग अलग एटम्स में न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग हो सकती है। अब आगे हम जानेंगे कि न्यूट्रॉन्स की संख्या में यह अंतर एटम्स की प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है अ डीपर लुक इनटू एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को और गहराई से समझेंगे। इस भाग में हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। आइसोटोप्स, Dalton proposed that all atoms of an element are identical and have the same mass. डेल्टन ने कहा था कि किसी एक एलिमेंट के सभी एटम्स एक जैसे होते हैं और उनका मास भी सेम होता है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने पाया कि एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स में, जैसे प्रोटॉन्स में, एटॉमिक नंबर की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग हो सकती है। इसी कारण उनका मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी अलग अलग होता है। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो, उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। एक हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेचुरली रूप से पाए जाने वाला हाइड्रोजन 3 अलग अलग आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। पहला आइसोटोप्स में प्रोटियम ये होता है, यह लगभग 99.98% मात्रा में हाइड्रोजन में पाया जाता है। दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम, यह लगभग 0.015% मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रिटियम इन ट्रेस, तीसरा आइसोटोप ट्रिटियम है, यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इन तीनों आइसोटोप्स में 1 प्रोटॉन होता है,
लेकिन ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि ट्रिटिनियम में 2 न्यूट्रॉन्स होती हैं। अब सोचिए कि इन तीनों आइसोटोप्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। यहां फिगर में 8.12 में भी आपको पिक्चर के रूप में दिखाया गया है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सभी आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सिमिलर होती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसा होता है। आपने पढ़ा है कि किसी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्य रूप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती हैं। इसीलिए सभी आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज समान होती है, लेकिन उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो सकती है। इसी तरह कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होती हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इन तीनों में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें कार्बन 12 नेचर के सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट है। इन तीनों आइसोटोप्स में केवल न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होती है। फिगर भी दिया गया है इसका। नेक्स्ट है रेडी टू गो बियॉन्ड। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उनका मास किलोग्राम या ग्राम में मापना संभव नहीं होता। जैसे गेहूं के एक दाने का वजन किलोग्राम की बजाय मिलीग्राम में मापना आसान होता है, वैसे ही साइंटिस्ट एटम्स का मास मापने के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल करती हैं जिसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट ऐसा इसलिए क्योंकि किलोग्राम एटम्स के जैसे सबसे छोटे पार्टिकल्स के लिए बहुत बड़ी यूनिट है। पहले एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि आइसोटोप्स केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा के जीवन में जैसे मेडिकल, एनर्जी और रिसर्च में भी किया जाता है। कुछ आइसोटोप्स में ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं जो अलग अलग एरियाज में बहुत इस्तेमाल होती है। अब हम आइसोटोप्स के इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 यूरेनियम का एक आइसोटोप है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में किया जाता है। इसकी मदद से न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन 131 आयोडीन का एक आइसोटोप्स है। इसका इस्तेमाल गोइटर यानी एक बीमारी का इलाज करने में किया जाता है और थायराइड कैंसर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन 14। कार्बन का एक आइसोटोप है और इसका इस्तेमाल आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी में किया जाता है। इसकी मदद से फॉसिल्स और उनके आर्टिफैक्ट्स यानी उनके जैसी और भी पुरानी ऑब्जेक्ट्स की एज पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास नंबर के बारे में। यह टॉपिक हमें समझाता है कि जब किसी एलिमेंट के कई आइसोटोप्स होते हैं तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। प्रकृति में क्लोरीन 2 अलग अलग आइसोटोप्स के रूप में पाया जाता है। इनमें से एक आइसोटोप का मास 35U है और दूसरे आइसोटोप का मास 37 यूनिट है। ये दोनों आइसोटोप्स की रेशियो 3:1 में पाई जाती हैं। ये अब क्वेश्चन यह आता है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 यूनिट माना जाए या 37 यूनिट। यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास उसके सभी नेचुरल आइसोटोप्स का एवरेज माना जाए तो इसे सिंपली एवरेज अरिथमेटिक मीन से निकाला जाएगा। जैसे क्लोरीन के लिए एटॉमिक मास 35 + 37 डिवाइड बाई 2 यानी एवरेज निकाला, तो एवरेज निकालने पर क्लोरीन का मास आया 36 यूनिट। लेकिन यह सही जवाब नहीं माना जाएगा क्योंकि दोनों आइसोटोप्स नेचर में बराबर मात्रा में नहीं पाए जाते। नेचर में
35 क्लोरीन लगभग 75% पाया जाता है और 37 मास क्लोरीन 25% में पाया जाता है। इसलिए सही एटॉमिक मास निकालने के लिए उनके नेचुरल एविडेंस को ध्यान में रखा जाता है। इसे वेट एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। इसे निकालने के लिए हर आइसोटोप्स में मास को उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर दोनों का परिणाम को जोड़ा दिया जाता है। फिर यहां पर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी गई है। तो इस कैलकुलेशन को आप देख लेना। इसको सोल्व करने के बाद वेट एवरेज एटॉमिक मास निकला 35.5 यूनिट। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी एक क्लोरीन एटम का मास 35.5 यूनिट होता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप बहुत बड़ी संख्या में क्लोरीन एटम्स ले, तो जैसे 10 लाख एटम्स, तो उनमें लगभग 7.5 लाख एटम 35 क्लोरीन होंगे और 2.5 एटम 37 क्लोरीन होंगे, 37 मास के क्लोरीन होंगे। इन सभी का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 यूनिट होगा। इस तुलना से पता चलता है, इस कंपैरिजन से पता चलता है कि सिंपल एवरेज एब्यूडेंस यानी प्राकृतिक मात्रा को ध्यान में नहीं रखता, जबकि वेट एवरेज नेचर में वास्तव में पाए जाने वाले एलिमेंट के अनुसार सही एटॉमिक मास बताता है। नेक्स्ट है आइसोबार्स के बारे में। आपने अभी सीखा कि जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर समान लेकिन मास नंबर अलग होता है उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। अगर दो एटम्स का मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर अलग होता है तो ऐसे एटम्स को क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। आइए 3 एलिमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन। एटॉमिक नंबर 20, 19 और 18 है। इन तीनों एलिमेंट्स में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, लेकिन इन तीनों का मास नंबर 40 है। इसका मतलब है कि इन तीनों एटम्स के में कुल न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या एक समान है, हालांकि ये अलग एलिमेंट्स हैं। जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास नंबर एक जैसा हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग हो तो ऐसे एलिमेंट्स को आइसोबार कहा जाता है। अब हम एटम्स की स्ट्रक्चर की इस यात्रा के अंत तक पहुंच रही है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। साइंटिस्ट आज भी एटम्स के स्ट्रक्चर पर नई नई रिसर्च कर रहे हैं। बाद में साइंटिस्ट ने पाया कि बोर का मॉडल भी पूरी तरह सही नहीं था। इलेक्ट्रॉन्स बोर द्वारा बताए गए फिक्स्ड ऑर्बिट में हमेशा नहीं घूमते। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में पाए जाते हैं। हम केवल यह बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस एरिया में मिलने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं है, लेकिन उसकी बिल्कुल सटीक पोजीशन अब भी हम नहीं बता सकते। इस कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। लास्ट में लिखा है कि एटम की दुनिया की खोज आज भी जारी है, आगे भी कई नई और रोमांच खोजें होनी बाकी है। नेक्स्ट टॉपिक है रेडी टू गो बियॉन्ड में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे स्कैनिंग, टनलिंग माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से मटेरियल्स की एटॉमिक लेवल तक की तस्वीरें ली जा सकती हैं। नेक्स्ट एसटीएम मुख्य रूप से किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस का स्टडी करता है, जबकि टीईएम यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यह दिखाता है कि बहुत पतले सैंपल के अंदर एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं। नेक्स्ट है समरी। इसमें लिखा है कि एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ये फर्स्ट लाइन थी चैप्टर की कि एटम्स मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी एटम्स को मिलकर ही एक पूरा मैटर बनता है। जे थॉमसन ने बताया कि पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होती हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का ज़्यादातर भाग खाली होता है, बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। नील बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित तौर पर एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं। एटम्स के सेल में KLMN ये सेल होते हैं और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि वैलेंस सेल पूरी तरह भरा हो, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन तो या हीलियम में 2, तो एटम स्टेबल और कम रिएक्टिव होता है, जबकि वैलेंस किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। यह उन इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जिन्हें एटम स्टेबल बनाने के लिए गेन, लूज या शेयर करता है।
फिर एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। मास नंबर निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ऐड करना होता है। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सिमिलर लेकिन मास नंबर अलग होता है। फिर एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप्स की प्राकृतिक मात्रा के आधार पर निकाला जाता है। और लास्ट आइसोबार्स में आइसोबार्स वे एटम्स हैं जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। तो आज का ये चैप्टर हमारे यहीं पर कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में हम क्लास